ऑनलाइन में एक छात्र ने लिखा है, मैम मैं यूपी से हूँ, मुझे भी एसआई बना दो। मेरे पास जादू है? अगर मेरे पास ऐसा जादू होता तो मैं सबको बना देती, लेकिन मेरे पास कोई जादू नहीं है। आप एसआई बन सकते हो अपनी वजह से। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें जितना प्रयास करोगे वही प्रयास आपको एसआई बनाएगा, ठीक है? कोई भी, वैसे मैं आजकल देखती हूँ, आजकल जो नए नए जैसे कोचिंग खुल गए हैं तो बच्चों को ऐसे वो ट्रीट करते हैं कि हम बस बना देंगे। और इतना बड़ा झूठ, दुनिया का इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि मुझे कई बार ना बहुत हंसी आती है कि इतना झूठ क्यों बोलते हो बच्चों से। हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो बन देंगे, आप ये बन जाओगे, इतने बड़े बड़े सपने। अरे ये बात उनको भी पता होती है कि जब तक ये मेहनत नहीं करेगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। पर क्या करें, हमारे बच्चे भी नादान हैं ना, समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगी ऐसा। मेरे साथ ना समस्या यही है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। जो मुझे ये पता होता है ना कि ये सच नहीं है, उसके लिए मैं कभी कह ही नहीं सकती, मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। इसीलिए तो जब मेरे पास एक पब्लिकेशन आया और उसने कहा कि पूरी हिंदी की किताब बनी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस बुक की रॉयल्टी मिलेगी, बस आपको अपना नाम देना है, लिखना है, बस वो सारा हम काम करेंगे और उस पर जो परसेंट होगा वो आपको दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद कोई और टीचर होता तो कह देता, पर मैंने कहा जरा दिखाओ बुक। तो मैंने देखा, और जहाँ पे यही होता है, मैं कोई भी बुक जब देखती हूँ तो जिन पॉइंट पे मुझे शक होता है मैं वही देखती हूँ। जाके देखा, वहाँ गलती, वहाँ गलती। मैंने कहा सर अगर आप मेरे को ये कहें कि ये किताब छाप के और 100% आपको दूंगा तो भी मैं इसे न छपवाऊँ अपने नाम से, क्यों मैं अपना नाम क्यों बदनाम करूँ ज़बरदस्ती और इस तरह से। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो बात यही है कि जो सच है वो है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रयास करती हूँ, लोग आप बोलते हैं टीचर का कितना काम होता है, 40% बस। मेरा यहाँ पे जो प्रयास है वो 40% है। अब इस 40% में अगर आप 10% काम करेंगे तो 50% आपके नंबर आएंगे, 20 करेंगे तो 60, 30 करेंगे तो 70। अगर आपने 60% मेहनत कर ली तो सफल हो जाएंगे। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या करना है। चलो देखो, शब्दावली करें, पर्यायवाची करते हैं आज, ठीक है? पहला सेट, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, अभ्यास सेट 1। देखो पर्यायवाची क्या होता है, दो शब्द होते हैं आपके, एक होता है पर्यायवाची और एक होता है अनेकार्थक। दोनों एक जैसे देखने को मिलते हैं, तो इनमें क्या अंतर होता है ये सारी चीज़ें तो हम तब पढ़ेंगे जब हम समास की क्लास पढ़ने के बाद हम एक बार फिर से शब्दावली पढ़ेंगे, ठीक है? तो उससे पहले अभी हम पर्यायवाची के बारे में जानते हैं। पर्यायवाची को हम दो नामों से जानते हैं, या तो समानार्थक या पर्यायवाची। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला शब्द, यानी किसी एक वस्तु के लिए उसका दूसरा नाम ही क्या होता है, पर्यायवाची होता है। या समानार्थक की बात करते हैं तो शब्द को अगर हम तोड़ें तो समान अर्थ रखने वाला, यानी वे दो शब्द जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सेट है हमारा, हम याद इसी तरह से करेंगे, एक दिन में एक सेट याद करेंगे। तो पहला शब्द है हमारा पानी। मेरे साथ आप सभी लोगों को उच्चारण करना है और ये बताना है कि आप लोगों के गले में कितनी आवाज़ है, ठीक? तो और ऑनलाइन वाले छात्र भी, आपके पड़ोसी को पता चलना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो शब्द है पानी, मेरे साथ बोलिए, अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पात, अम्ब, आब, उदक, जीवन, सलिल। इसके बाद हम करेंगे बादल का पर्यायवाची। अब देखो पानी का पर्यायवाची आपने याद कर लिया,
तो बादल, कमल और समुद्र, इन तीन के पर्यायवाची आप इसकी मदद से कर सकते हैं। और आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो पानी से मिलते हुए ही शब्दों के से आते हैं, क्योंकि परीक्षक भी उन्हीं प्रश्नों को रखता है जो प्रश्न ट्रिक से हल होने की क्षमता रखता हो। यानी जैसे कहे कि कोई ट्रिक ऐसे लगाओ कि ऐसे अगर हम साधारण रूप से जाएं तो उसमें बहुत समय लग रहा है, लेकिन अगर ट्रिक से करें तो वो 2-3 सेकंड में हो जा रहा है। तो उसी तरह से होता है। जैसे देखो, बादल, अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, अम्बुधर, धाराधर, जलधर, वारीधर, मेघ, अभ्र, घन। तो देखो, मेघ और अभ्र, घन, इन तीनों को रेखांकित कर लो। इन्हें तो आपको अलग से याद करना है। और इसके बाद ये जितने भी शब्द अभी आए तो इनको आपको कैसे याद रखना है कि पानी के पर्यायवाची में द या धर अगर आप जोड़ देंगे तो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। ये बात आपके पास लिखी हुई है आपके नोट्स में ही, ठीक है। अब द और धर का अर्थ क्या होता है? द या धर का अर्थ होता है को धारण करने वाला। जो पानी को धारण करने वाला है वो क्या हो गया? बादल। जब बादल होता है तो बादल में क्या होता है? पानी होता है ना। बरस जाता है तो पानी नीचे आ जाता है। तो इसलिए हम पानी के पर्यायवाची में द जोड़ दे। जैसे अम्बु है पानी का पर्यायवाची, उसमें हमने द जोड़ दिया तो अम्बुद हो गया। तो अम्बुद का मतलब क्या हो गया? बादल। तो जब भी कभी इस तरह का शब्द आए तो आप अंतिम वर्ण को देखना, उससे ही आपको पहचान हो जाएगी। अगला शब्द है कमल। बोलिए मेरे साथ, अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिन, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरुह। अब देखो, इसमें जो कमल के पर्यायवाची हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके सामने स्टार लगा सकते हो। और अरविंद से लेके सरोरुह तक जितने शब्द दिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपको ऐसे याद रखने हैं। और जिस समय अब आप पढ़ रहे हो तो आपका पेन या आपकी उंगली उस शब्द पर होना चाहिए जिस शब्द को आप पढ़ रहे हो। तो हम जिस तरह से अभी अभ्यास कर रहे हैं, तो जब भी आप लोग ये कहते हो ना कि शब्दावली याद नहीं होती, तो जब भी शब्दावली को याद करो ऐसे याद करो। और इतनी तेज आपको बोलना है कि आपका मुंह ना दुखने लगे। समझ रहे हो? इससे क्या होगा? आपकी पांचों इंद्रियां ना उस पर केंद्रित हो जाएंगी। और जब पांचों इंद्रियां केंद्रित हो जाती हैं तो वो चीज़ हमें याद रह जाती है, ठीक है। अब इसमें कमल का पर्यायवाची याद रखने के लिए हम देखते हैं कि कुछ तो इसके साधारण हैं, अलग हैं, और कुछ पानी से मिलते हुए हैं। तो पानी के पर्यायवाची में हमने ज जोड़ दिया। अब ज वर्ण का अर्थ होता है संस्कृत में उत्पन्न होने वाला या से उत्पन्न होने वाला। जो पानी में उत्पन्न होता है या जो पानी से उत्पन्न होता है उसे हम कमल कहते हैं। अब पानी में उत्पन्न होने वाले तो बहुत सारे हैं। अब हम कहें कि मछलियां जो हैं वो भी पानी में उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर जो हम पानी में उत्पन्न होने से जो लगाएंगे वो किसके लिए लगाएंगे? कमल के लिए। तो जैसे देखो, अगर शब्द हमारा पानी है अम्बु, तो उसमें हमने ज लगाया तो अम्बुज हो गया। अब आपकी परीक्षा में मान लो प्रश्न दिया है कि निम्न में से कमल का पर्यायवाची कौन सा है, और आपको ऑप्शन देता है अम्बुद, अम्बुज, अम्बुधी। तो आप इनमें अब एक जैसे हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा? आपको उलझन होगी कि क्या लगाएं इसमें। तो आपको फोकस करना है उसके अंतिम वर्ण पर कि अगर अम्बुद दिया है, द मतलब बादल, ज मतलब कमल और धी मतलब समुद्र, तो इस तरह से आसान हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं जब इससे आता है, ठीक है। अगला शब्द है समुद्र। अम्बुदी, जलधी, नीरधी, पयोधी, वारिधी, तोयधी, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, नदीस, सागर, सिंधु। अब देखो, इसमें शब्द है सागर और सिंधु, ये तो आपको पता है पहले से ही, ठीक है। शब्द आता है नदीस।
अब मैं एक शब्द प्रयोग करती हूँ कि कोई भी शब्द है उसका ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि अब आप औजार उठा के या चीर फाड़ करेंगे कि चलो किसका करना है। ऑपरेशन करने का मतलब है बना कैसे है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो नदी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, नदी प्लस ईश। अब हमें दूसरा इसमें ये देखना है, हमें ये पता चल गया कि दो शब्द हैं, तो क्या ये दो शब्द कोई ऐसा या तो समास बना रहे हैं या प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है या संधि का हो रहा है, तो हमें पता चलता है देखने पर कि ये दोनों शब्द मिलकर संधि करते हैं। यानी नदी का अंतिम वर्ण ई और ईश का प्रथम वर्ण ई दोनों मिलकर क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है और यह नदीस हो जाता है। इसका अर्थ देखेंगे तो नदियों का स्वामी, तो नदियों का स्वामी कौन है, सागर, क्योंकि सारी नदियां जो हैं वो सागर में ही गिरती हैं। तो इस तरह से हमने इस शब्द के बारे में देखा तो हमें कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ कि नदी शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची, सागर का। दूसरी चीज़, नदी शब्द में संधि है, कौन सी, स्वर संधि। स्वर में कौन सी है, दीर्घ संधि। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नदी प्लस ईस। तो हमने एक ही चीज़ से कई सारी चीज़ें सीखी, और ऐसे अगर आप सीखते हैं तो आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द आपका पूरे जीवन भर आपका हो गया, आपको पता है। दूसरा शब्द इसमें जैसे दिया है मकरालय। मकरालय शब्द के साथ भी नदीस जैसी ही कहानी है, यानी यह भी दीर्घ संधि का ही शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है, मकर प्लस आलय। तो मकर माने मछली, आलय मतलब स्थान, रहने का स्थान। तो जो मछली के रहने का स्थान है वो क्या है, सागर है। सागर का पर्यायवाची हो गया, संधि हो गई। उसी तरह से अगला शब्द है इसमें वरुणालय। वरुण प्लस आलय, इसमें भी दीर्घ संधि है, और वरुण मतलब वरुण देवता के लिए आया है, आलय मतलब स्थान। अब वरुण देवता कौन है, जल के देवता हैं, और जो जल का देवता है तो वो तो वहीं रहेगा ना जहाँ जल का भंडार है, और जल का भंडार कहाँ है, सागर के पास है। इसके बाद शब्द आता है रत्नाकर। रत्नाकर शब्द को रेखांकित करिए। ये रत्नाकर शब्द ऐसा है कि इसके बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये बड़ा ही मुझे विचित्र सा लगता है। रत्नाकर अगर शब्द का अर्थ देखते हैं तो होता है रत्नों को बनाने वाला, लेकिन अब आजकल लोगों ने जैसे देखते हैं शब्द के बीचों बीच आ का डंडा दिखाई दे रहा है, तो इसमें लगा दो संधि, और संधि लगा के शब्द रख दिया रत्न प्लस आकर। अब इन मैं क्या ही शब्द प्रयोग करूं, क्लास की मर्यादा हो जाती है मेरे सामने कई बार। तो इन महानुभावों से पूछो कि रत्नाकर शब्द कहता है रत्नों को बनाने वाला, और इस आकर का मतलब क्या हो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है, आकर मतलब आने के बाद, इसका अर्थ। और रत्न मतलब रत्न, तो रत्न आने के बाद, इसका क्या लॉजिक निकल रहा है आगे, और संधि कोई नहीं हो रही, तो रत्नाकर शब्द में कोई संधि नहीं है। लेकिन ऐसा दिखाएंगे, गूगल करेंगे फिर, तो गूगल पे लोकल जो साइट होती है उन्होंने डाल रखा है यही। अब जिन्होंने ये बनाया है प्रश्न तो वो तो यही डालेंगे, लेकिन मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद देखा तो आपने देखा होगा कि विकिपीडिया जो कहता है वो एक सही तथ्य डालता है। तो आप अगर विकिपीडिया वाली साइट पे देखेंगे तो रत्नाकर के लिए उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है समास, कि रत्नाकर क्या है, एक समास है, रत्नों को बनाने वाला। तो रत्नों को तत्पुरुष समास इसमें हो जाता है, और तत्पुरुष समास भी अगर हम ना देखें तो इसमें हम बहुब्रीहि समास रख सकते हैं कि रत्नों को बनाने वाला अर्थात सागर। तो बहुब्रीहि समास, इसके अंदर पहला बहुब्रीहि और फिर दूसरा है तो तत्पुरुष आ जाएगा इसमें। तो ये इस तरह से दिया, लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इसमें संधि भी दे रखी है। तो ध्यान रखना इसमें कोई संधि नहीं होती। परीक्षा में भी प्रश्न ला के रख रखा है गधों ने, और फिर वो चीज़ हो जाती है ना कि बाद में प्रश्न अगर एक आयोग ने तो कह दिया, उसने तो ध्यान नहीं दिया, दूसरा आयोग मना कर देता है। मतलब यूपी का आयोग उसको कह देता है कि हाँ इसमें संधि है, और हरियाणा का आयोग कह देता है इसमें संधि नहीं है, अब लड़ते रहो, कहाँ लड़ना है। तो आपको समझना है कि रत्नाकर शब्द के अंदर कोई संधि नहीं होती, और संधि का नियम क्या होता है हम पढ़ेंगे अच्छे तरह से। मैं समझाऊंगी कि किसी शब्द में संधि कब होती है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, तब होती है। तो इसमें ये जो शब्द है ये संधि की शर्त पूरी नहीं करता, तो जब ये संधि की शर्त पूरी नहीं करता तो ये समास का रूप हो जाता है। तो रत्नाकर और रत्नगर्भा दो शब्द आ जाते हैं जिसमें कंफ्यूजन होगा हमें। तो रत्नाकर मतलब रत्न को करने वाला, ठीक है, तो रत्नों को बनाने वाला रत्नाकर, और रत्नगर्भा जिसके गर्भ में रत्न बनता है अर्थात पृथ्वी,
ठीक है, तो रत्न गर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची है और रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। अब इसमें अगला शब्द आता है, जो शब्द है अंबुधि से लेके पयोनिधि तक। तो ध्यान रखिएगा कि धी और निधि जो दो शब्द इसके अंदर जुड़े हुए हैं, इनका अर्थ होता है भंडार या खजाना। यानी जो पानी का भंडार है वो क्या है, सागर है, या धी लगा दें या निधि लगा दें। तो इस तरह से हमें समुद्र का पर्यायवाची याद होता है। अगला शब्द आता है, अब ये देखो मैं आपको ये शब्द बता रही हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा कि मैं आपको हर शब्द को की व्याख्या करके आपको बताऊंगी। आपको अपना दिमाग भी दौड़ाना है, अपनी सर्च भी करनी है कि किस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। अगला शब्द आता है इंद्र। इंद्र के मेरे साथ बोलिए, मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विडोजा, पुरंदर, पुरुहूत, सचिपति, सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। नीचे नोट में दिया है कि देव के पर्यायवाची में यदि पति, इंद्र, ईश, ईश्वर इनको जोड़ दिया जाए तो किसका पर्यायवाची बनता है, इंद्र का। और अगर सची के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची जोड़ दिया जाए तो किसका पर्यायवाची बनता है, इंद्र का। अब इस तरह से याद करेंगे तो वो चाहे कुछ भी दें, कितना भी परिवर्तित करके दें, आप आराम से पहचान लेंगे। शब्द इसमें याद रखना है, देखो जिन शब्दों पे मैं आपको रेखांकित करा रही हूँ उन्हें याद रख लेना बिल्कुल। शब्द है मघवा, शब्द है विडोजा, शब्द है वज्री और पुरुहूत, सहस्राक्ष। ये ऐसे शब्द हैं, इनको तो बिल्कुल याद रट लेना अच्छी तरह से, ऑप्शन में भी मिल जाते हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिसका पर्यायवाची पूछा है आपको उसका पर्यायवाची तो नहीं पता, लेकिन जो और 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में पता है कि ये किसके पर्यायवाची हैं, तो आप क्रॉस विधि अपनाकर भी अपना उत्तर सही कर सकते हैं। तो इसलिए हमें याद रखना बेहद जरूरी है हर चीज को। इसके बाद इसमें अगर हम देखें, जैसे मान लो वज्रधर को अगर हम जाने तो वज्र को धारण करने वाला, जिसके पास वज्र है वो क्या है, इंद्र है। अब वज्री का भी मतलब हो गया वज्र को धारण करने वाला। अब जैसे शब्द दिया है सहस्राक्ष, सहस्राक्ष का मतलब क्या है, जब शब्द को तोड़ के बनाएंगे तो सहस प्लस अक्ष से बनाए। अक्ष मतलब आंख, सहस मतलब 1000 के लिए यानी 1000, तो जिसके पास 1000 आंखें हैं उसे क्या कहते हैं, इंद्र कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इंद्र के पास 1000 आंखें थी। अब वो चाहे आंखें हों, चाहे उसके सीसीटीवी कैमरे हों, या फिर जो वो कहानी आती है कि उसको जो श्राप मिला था या जो भी है, ठीक है, वो मैं यहाँ नहीं सुनाने वाली, कौन सी, ठीक है चुप रहो अब। तो वो कोई भी हो, भाई हम इतना मान लेते हैं कि इंद्र के पास 1000 आंखें थी। अब भाई हो और क्यों ना, जिसे पूरी व्यवस्था देखनी है तो रखनी तो पड़ेंगी ही ना उसको 1000 आंखें। अब ये चाहे उसके दूत हों, ऐसे भी तो कहते हैं ना हम अपने आसपास जो हमारे गुप्तचर होते हैं कि मेरी आंखें हैं, वो खुद की थोड़ी ना होती हैं। तो वैसे ही कैसे भी करके इनका नाम जो है वो क्या पड़ा है, सहस्राक्ष। ठीक है, अब जैसे पुरुहूत कहा जाता है तो पुरुहूत, पुरु शब्द जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची है और आहूत से बना, यानी हूत या आहूत का मतलब होता है आवाहन किया हुआ। तो जिसको स्वर्ग के लिए आवाहन किया गया है जिसका, वो क्या है, इंद्र है। तो यहाँ पे इस तरह से नाम बना। उसी तरह से पुरंदर, पुर मतलब वही स्वर्ग, और उसका इंद्र मतलब, इंद्र का मतलब राजा ही होता है, तो हम स्वर्ग के राजा को भी इंद्र ही नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं शब्दों के अर्थ से। आगे देखो, अगला शब्द है गणेश। हेरंब, बोलो, एक दंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत। गणेश का पर्यायवाची याद रखने के लिए आप उमा यानी पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र का पर्यायवाची अगर जोड़ देते हैं तो गणेश जी का पर्यायवाची बन जाता है। अब इसमें जो याद रखना है, हेरम शब्द के नीचे रेखांकित कर लीजिए, वक्रतुंड को कर लीजिए, और सिद्धि विनायक और लंबोदर, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो आपको गणेश जी के पर्यायवाची अधिकतर याद ही रहते हैं। अब आप इतने आरती जो पढ़ते हैं, अगर कितने छात्र पढ़ते हैं आरती, गणेश जी की आरती याद है पूरी? चलो
जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो ना, कल एक छात्र ने पूछा था कि मैम आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता, वो कौन सी किताब है? कोई किताब नहीं है, एक ऐसे ही है जैसे मैंने बताया। तो अगर आपने ध्यान से कभी आरतियाँ पढ़ी होंगी तो आपको सारे बहुब्रीहि समास याद हो जाएंगे, जितने भी, चाहे शिव जी की आरती, विष्णु जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, पार्वती जी की आरती, गणेश जी की आरती, तो उनके नाम सारे लिए जाते हैं उसमें। पर यह है कि अरे मैम हमने ऐसे तो सोचा ही नहीं, तो सोचना शुरू कर दो उस तरह से। तो आपके चारों तरफ ज्ञान पड़ा है पर आपने देखा नहीं है ना। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो यहाँ पे शब्द है पानी, बादल, कमल, समुद्र, इंद्र और गणेश। इनके पर्यायवाची आपको याद करना है। और ये बताइए कि लास्ट हमने विलोम शब्द का कौन सा सेट किया था? पहला सेट किया था ना, जरा देखो तो याद हुआ है क्या ना? बताओ, नूतन का विलोम क्या है? अपकीर्ति का विलोम, अरे अपकीर्ति का विलोम। अगर मैं उल्टा बोल दूंगी तो मतलब विलोम नहीं बता पाओगे क्या? एक ही चीज रटे हुए हो। कोई बात नहीं, टीप लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 34 जल्दी से बताना है। मुखर का विलोम गंभीर, मुखर का पर्यायवाची है वाचाल, ठीक है। अनावृत का विलोम आवृत, अनुरक्त का विलोम विरक्त, पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य, प्रभावी का विलोम प्रतिपन्न का विलोम प्रच्छन्न, कथित का विलोम उदयाचल का विलोम अपचय का विलोम अपेक्षा का विलोम शुष्क, विपन्न का वृद्ध का वृद्ध का तरुण, तरुण जो जो ऑप्शन में हो, बालक हो सकता है, युवा हो सकता है, ठीक है। शुष्क, क्षर का विलोम मिथ्या। चलो याद करके रहना ना। कल एक छात्र कह रहे थे कि मैम आप ना डंडा लेके याद कराया करो, ऐसे जरूरत पड़ेगी रटा देना। जैसे मैंने बताया था ना, हमारे टीचर ने हमको रटा दिया था मार मार के। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने व्यंजन के बारे में कल पढ़ा था। तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं, संख्या के बारे में देखा, व्यंजन कैसे काम करता है, व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हमारे जो व्यंजन है, अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आ जाता है, कई बार ये प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। इसमें सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन, जिसे हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो लिखो जल्दी से इसमें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऑनलाइन में एक छात्र ने कमेंट किया है, क्या फ़ायदा ऐसी क्लास का, मैडम आपको बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना चाहिए। बेटा मैंने कितनी बार आप लोगों को ये बात कही है कि आपको मैं नोट्स दे चुकी हूँ और आप ऐसे नहीं पढ़ सकते। आप सोच रहे होंगे कि आप जैसे वेब सीरीज की तरह क्लास उठा के देख लें और हो जाएगी पढ़ाई, ऐसे नहीं होगी। आपको इस मोबाइल को स्मार्ट बोर्ड की तरह यूज़ करना पड़ेगा और अपने सामने ना मेरे नोट्स बुक रखनी पड़ेंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। अब ये आपने मेरे नोट्स बुक नहीं रखे हैं तो ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। और मैं पिछले दिनों से कितनी बार क्लास में ये बात कह चुकी हूँ कि क्लास अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके स्टाफ से बात कर लो। मैंने आपको पहले दिन ही कहा है कि आपको सारी पीडीएफ दे दी गई हैं और सारी पीडीएफ 8 इकाई आपको दी गई है पीडीएफ में।
उनको आपको प्रिंट निकाल के अपने सामने रखना है। अब ये बात मैं बार बार दोहराऊं, और आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, और मत सिखाइए मुझे कि मुझे बोर्ड पे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। वैसे भी आप दूसरी क्लास के या तीसरी चौथी पांचवी क्लास के बच्चे नहीं हैं कि जिन्हें मैं बोर्ड पे लिख के सिखाऊं, समझ गए ना। तो मैं यहाँ जिस स्टैंडर्ड को पढ़ा रही हूँ उस स्टैंडर्ड में ना जो टीचर होता है वो केवल लेक्चर देता है, वो लिख के नहीं सिखाता है। आपको अब तक पढ़ लेना चाहिए, आप ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हैं और जानते हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो अपना स्टैंडर्ड मुझे मत बताया करिए ये चीज़ करके कि किस तरह से। मुझे बहुत गंदा लगता है ये चीज़ जब मुझे सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है। एक बात को बार बार बोलती रहती हूँ, समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्या रट लगाए रखते हैं। या तो ये चीज़ है कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते और आप अपने साथ साथ ना सारे बच्चों की क्लास को खराब करना चाहते हैं। आप दुष्ट प्रवृत्ति वाले बच्चे हैं फिर। तो ये मेरा लास्ट है और इसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे पढ़ाना नहीं आता तो ठीक है, सही नहीं पढ़ना आपको मत पढ़िए। चलो लिखो, बालको मूड खराब हो जाता है, फिर पढ़ाने का मन नहीं होता ना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, ये 25 होते हैं, ये 25 होते हैं, और हैं के बाद आपको लिखना है क ख ग। अब मैं आगे डॉट 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 कर रही हूँ लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक। और आप पूरा लिख दो जल्दी से फटाफट, याद होने चाहिए। नहीं याद है तो नकल कर लो, नकल भी मैं करवा देती हूँ, ठीक है। आपको कहाँ से लिखना है, क से लेकर म तक, कॉमा लगा के जल्दी से लिखते जाओ। इसके नीचे यह आपका अभ्यास है, आपको याद करना है। वर्णमाला सबको याद है ना पूरी 52 के 52 वर्ण, और नहीं याद है तो याद कर लो क्योंकि वो अंत तक पूछेगी वर्णमाला, बार बार आपको याद दिलाएगी। तो ये 25 होते हैं क से लेकर म तक। सामने देख के लिख लो, गलती मत करना। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, अगर परीक्षक ने ये प्रश्न रखना शुरू कर दिया ना कि इस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो मैं सच बता रही हूँ 80% छात्र नहीं बता पाएंगे कि कौन सा किसके बाद क्या आता है। हाँ बस माँ तक लिख के पूर्ण विराम लगा दो, हो गया। अब देखो, हमने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है कि ये वर्णीय वर्ग होता है। वर्णीय आप समझ गए ना, वर्णीय किस तरह से होता है, वर्णीय इस तरह से, सॉरी वर्गीय कैसे होता है, ये वर्ग में बटा हुआ है। ये क वर्ग में 5, ठीक है, च वर्ग में 5, यहाँ से फिर इधर से भी इनका वर्ग ही बना हुआ है। तो एक तरह से क्या है, ये चार्ट बन जाता है, सारणी टाइप से बन जाता है। तो सारणी बन जाती है, तो इसीलिए हम इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इनके बारे में हमने पढ़ लिया, इनका उच्चारण स्थान हमने यहाँ पे कल पढ़ लिया था। अब इसके बाद अगला पढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखिए, परिभाषा लिखिए। इसमें लिखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वर्ण करो या व्यंजन करो, बात एक ही है, ठीक है। जिन व्यंजनों का या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखो, इन्हें
अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को समझना। इसकी परिभाषा कहती है, हर किताब में ये लिखी हुई है, जिन व्यंजनों का या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस बारे में मैं कोई रिसर्च नहीं कर पाई, या कहूँ इस बारे में मैं कोई पता नहीं कर पाई कि कैसे, कि ये उच्चारण कैसे होता है स्वर और व्यंजनों के बीच में। जब हम देखते हैं ये है कौन से, ये है हमारे पास 4, य, र, ल, व। जब हम देखते हैं कि इनके उच्चारण की बात होती है तो ऐसा भी नहीं है कि ये अपने आप उच्चारित हो रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि इनके उच्चारण के लिए भी हमें स्वर की ही आवश्यकता पड़ती है। इनकी जो उच्चारण ध्वनि है वही निकलती है। फिर ये वाली बात समझ में नहीं आती कि स्वर और व्यंजन के बीच में इनका उच्चारण स्थान कैसे। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने जो एक चीज़ पाई कि इन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। किस कारण से कहा गया है, तो इसके बारे में किसी ने विशेष व्याख्या तो नहीं दी है, लेकिन मैंने जो देखा अपनी रिसर्च में, मैंने पाया कि एक चीज़ हम देखते हैं जब हम संधि करते हैं, तो जब हमारी जो ई है, चाहे लघु या दीर्घ, ये परिवर्तित किस में होती है? य में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से जो र है, र में री परिवर्तित हो जाती है, और जब हम बात करते हैं उ होता है वो व में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम संस्कृत, क्योंकि ये रिसर्च हमें संस्कृत से ही मिलती है, और संस्कृत में एक स्वर होता है रे, ये करके, तो ये जो वर्ण है जब वो परिवर्तित होता है संस्कृत संधि में, तो ये परिवर्तित हो जाता है ल में। तो इस तरह से हमारे जो स्वर हैं संधि के समय किन्हीं 4 वर्णों के अंदर परिवर्तित होते हैं। तो जिन 4 वर्णों के अंदर परिवर्तित होते हैं, तो यही मैंने रिसर्च में पाया कि उन्हीं 4 वर्णों को अर्ध स्वर नाम दिया गया है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि इनको हमने अर्ध स्वर नाम इसलिए दिया है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह स्वर और व्यंजन के बीच के माने जाते हैं, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। ठीक है, तो हमें ये परिभाषा जो है वो वैसे ही याद रखनी होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और इन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। अब अर्ध स्वर इन्हें क्यों कहा गया होगा, इसके विषय में स्पेशल किसी ने नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो मुझे मेरी रिसर्च में मिला कि ऐसा कारण हो सकता है, क्योंकि हम कोई और परिवर्तन कहीं देख ही नहीं पाते, यही परिवर्तन देखते हैं संधि के अंदर। अब आपकी परीक्षा में इस अर्ध स्वर से आता है प्रश्न 2 तरह से। अब वो कैसे आता है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इसके साथ ही पहले आपको ये थोड़ा सा लिखना होगा। इसमें 2 शब्द आते हैं, जैसे हम बात करेंगे ये जो हमारा र है, र शब्द को जब हम ये देखते हैं, जैसे इनका उच्चारण स्थान देखो। पहले तो सबसे पहले य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, और वर्ग क्या कहलाएगा? तालव्य कहलाएगा। जो र है हमारा वर्ण, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतमूल। दंतमूल का मतलब है मसूड़ा, जिसे हम क्या कहेंगे, किस वर्ग में रखेंगे? इसका उच्चारण बताओ मुझे। ये वर्तस्य है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ये जो र है ना यहाँ पर, इसका उच्चारण यहाँ होना है, वर्तस्य, ठीक है। इस तरह से ये वहाँ पीछे चला गया, कैसे गया, ये सारी चीज़ आपको जानकारी मिलेगी जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम ल की बात करते हैं, तो ल हमारा उच्चारण स्थान क्या है? दंतमूल है। अब दंतमूल का ही जो वर्गीय नाम है वो क्या है? वर्तस्य है, ठीक है। इसके बाद हम व की बात करते हैं, तो व का उच्चारण स्थान है ऊपर के दांत नीचे का होठ। अब ऊपर के दांत और नीचे का होठ का मतलब क्या है? जब हम व बोलते हैं व, तो हमारे ऊपर के होठ जो है, यानी जो ऊपर के दांत हैं उनके नीचे का होठ थोड़ा सा राउंड होता है। तो आप उच्चारण करके देखो, व, तो व बोल रहे हैं तो ऊपर के दांत और उनके नीचे होठ नीचे का, तो इसलिए इसको नाम दिया गया दंतोष्ठ, यानी दांत और होठ दोनों के मिलने से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। तो अब हमें देखते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा र है, इसके लिए लिख लो। आपने एक शब्द सुना होगा प्रश्न में कि लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे र को लिख लो यहाँ पर, लुंठित वर्ण, ठीक है। और ल के लिए लिखो
अपार्श्विक। हाँ, अरे पहले पढ़ लो तो, मैं बता रही हूँ ना। कौन सी बुक में? सारी बुकों के बारे में मत बनाओ, अभी प्रश्न में आपको दिखा दूंगी। पहले आप करो इसे, जो मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखो, ठीक है? मैंने आपको कहा ना, आप इन्हें नहीं पढ़ा, सारे विवाद मैंने पढ़ रखे हैं, इसीलिए मैं आपको हर चीज पे बताऊंगी कहाँ पे क्या है। ये लिख रहा है ना किताबों में, लिखवा रही हूँ ना। अब आप कहेंगे ऊपर भी लिखवाया है, उसको भी लिखवा रही हूँ क्योंकि प्रश्न आया है। जब प्रश्न आएगा तो कैसे समझेंगे? पहले लिखो इसको। आप लोगों ने एक प्रश्न और पढ़ा था जब हमने स्वर में पढ़ा था कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, और 4 ऑप्शन आपको थे, अ, आ, ओ, आओ। उत्तर क्या दिया था? क्यों, ये नहीं है दीर्घ स्वर? तो बस ऐसे ही, ये चारों अर्ध स्वर हैं, पर इन दोनों को अलग कैटेगरी में और बांट दिया है, इसलिए। चलो लिखो, पहले लिख लिया। अब प्रश्न पर ध्यान दो, जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो कैसे करना है। लिख लिया ना सबने, या अभी? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। मैं तभी आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि आपके अंदर जो भी डाउट है अपनी रफ कॉपी पे लिख कर रखा करो, मैं आपको बता दूंगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके अभी डाउट आ रहा है, जैसे मैंने पंचमाक्षर के लिए बोला तो आपके बोलने से पहले ही कह दिया कि पंचमाक्षर को दोबारा पढ़ेंगे विस्तार से, तो वहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में। हो गया? चले, हो गया? पड़ोसी के पास देख लो। प्रश्न आता है आपका, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? आपको अर्ध स्वर बताना है। ऑप्शन दिया होता है, ए ऑप्शन में दिया है स्पर्श व्यंजन, बी ऑप्शन में दिया है अंतस्थ व्यंजन, सी ऑप्शन में दिया है ऊष्म व्यंजन, डी ऑप्शन में दिया है संयुक्त व्यंजन। ठीक है? और दूसरे तरह का प्रश्न आता है आपका कि अर्ध स्वर निम्न में से है कौन सा? य और र। बी ऑप्शन दिया होता है व और ल। सी ऑप्शन दिया होता है य और व, और डी ऑप्शन दिया होता है र और ल। ठीक है? तो आपका उत्तर क्या होगा? जब ये इस तरह का ऑप्शन दिया होगा तो उत्तर क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन, जो हमने लिखा है कि इनको अर्धस्वर कहा जाता है। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है पहले से ही। और जब इस तरह का ऑप्शन दिया होगा तो आपको पता है कि र क्या है? र हमारा लुंठित वर्ण के अंदर आ जाएगा, तो इसको काट देंगे, ये कट जाएगा। और उसके बाद ल हमारा क्या है? पार्श्विक है, तो इसको काट देंगे। अब बचा हमारे पास क्या? य और व। इस तरह से हम इसको, ऐसे तो सारे हैं हमारे, लेकिन हमने जब उसके अंदर जो श्रेणी करी है उसमें अलग करके जो प्योर हमें अर्धस्वर मिलता है। पर मुझे ये वाली जो चीज़ है ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे ये लगता है कि ये ना, वो जो कहते हैं ना कि जिन्होंने दिमाग में समझा ही नहीं है, ठीक है लुंठित वर्ण या पार्श्विक वर्ण को हमने और एक और चीज़ बताई, लेकिन क्या ऐसा मतलब तो नहीं कि उसमें अर्धस्वर नहीं है। इसके साथ ये ऑप्शन रखना बेकार है। मैं समझती हूँ कि जब अगर आप इस तरह का ऑप्शन रख रहे हैं तो आप इन वर्णों के स्थान पर, जो ये वर्ण है, इन वर्णों के स्थान पर आप ये रख सकते हैं, आप ये रख सकते हैं, आप ये रख सकते हैं।
आराम से बच्चा निकाल लेगा। पर उसी जो अर्ध स्वर के अंदर ही वर्ण दिए हैं 4, उन्हीं को रखकर इस तरह से क्या दिखाना चाहते हैं? हम गलत तो नहीं कर सकते, लेकिन बात यह चीज़ है कि अब इन विद्वान जनों को कौन समझाए कि तुम खुद ही बात को, अपनी ही बात को गलत कह रहे हो, अपनी ही चीज़ों को जो पहले कह रहे हो कि ये होता है, फिर अपने ही हाथ से उन्हें नकार देते हो। तो बस क्या है कि हमारी शिक्षा का स्तर ऐसा बना दिया है कि लोग पूरी तरह से ये लग चुके हैं कि किसी भी हाल में हिंदी को बर्बाद करके मानेंगे। जैसे देखो, एक चीज़ आपने देखा होगा, जो आपके टीजीटी या पीजीटी में जो होता है कि आगे करने के लिए हिंदी से वही आगे परीक्षा दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में संस्कृत और हिंदी को पढ़ा हो, उनके सब्जेक्ट में होता ये आता है। और अगर उन्होंने हिंदी के साथ ग्रेजुएशन में अगर संस्कृत नहीं ली हुई है तो वो एलिजिबल नहीं है, मतलब योग्य नहीं है वो आगे उस परीक्षा को देने के लिए। मुझे इस बारे में नहीं जानकारी थी, क्योंकि मैंने कभी सरकारी किसी टीचिंग के लिए मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मुझे अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि इस तरह का दायरा भी ये लगाते हैं। तो मेरे दिमाग में साफ गया कि ये तो बहुत अच्छी बात है इंग्लिश को बर्बाद, मतलब हिंदी को बर्बाद करने की। बहुत अच्छी सी साजिश है, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। ना तो बच्चे ऐसा सोचते ग्रेजुएशन लेते समय कि मुझे संस्कृत और हिंदी दोनों का कॉम्बो करके मुझे पढ़ना है ताकि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो। वो या तो संस्कृत पढ़ते हैं या तो हिंदी पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जब वो उससे वो टीचर बन नहीं सकते, ना रहेंगे टीचर ना पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वैसे भी सारी दुनिया जो है वो मतलब सारी दुनिया नहीं, सारा हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेजी के पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर सारा चारों तरफ अंग्रेजी हो जाएगी। बहुत अच्छा तरीका है। क्या देखो, दिमाग से लगाया हुआ है हमारा खेल। और हम उत्तर भारत के लोग, सबसे ठंडे लोग, उठ नहीं सकते इस बात के लिए, न कह सकते हाँ तोड़ फोड़ मचा देंगे, रेलवे जाके तोड़ देंगे बजाय इधर उधर की बातों पे, पर लेकिन सही बातों के लिए हम कभी प्रश्न नहीं उठा सकते, कभी नहीं कह सकते कि हमसे अधिकार क्यों छीना जा रहा है। अगर मैंने हिंदी को पढ़ा है, हिंदी मेरे पास 12th में थी, ग्रेजुएशन में थी, एमए मैंने हिंदी से किया, हिंदी से मैंने पीएचडी की, तो मैं कैसे नहीं टीचर बनने के योग्य हूँ? ये कैसे आपने दायरा लगा दिया कि अगर संस्कृत नहीं पढ़ी है मैंने तो अब मैं हिंदी की टीचर नहीं बन सकती? तो सरासर बात ये क्या है कि एक भाषा पर पूरी तरह से प्लानिंग की गई है, लेकिन हमारे दिमाग में शायद कभी आते ही नहीं है। वही वाली चीज़ है, ऐसे ही खराब कर दो, बच्चों को लगेगा अरे क्या लुंठित, क्या पार्श्विक, क्या इतना दिमाग खराब होता है यार, इस भाषा में हम नहीं पढ़ेंगे। चलो बढ़िया है, नहीं तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये वर्ण, लुंठित वर्ण नाम क्यों दिया गया वो भी सुन लो, फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा, याद रखना है आपको। जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जैसे र का उच्चारण आप करके देखो, र जब आप बोल रहे हो, अब आप या तो इसका सही उच्चारण कर रहे हो, नहीं तो फिर आप गलत कर रहे हो। इसका सही उच्चारण कैसे होता है? जब आप बोलते हो र, तो ये जो आपका मसूड़ा है यानी दांत का आगे ये वाला हिस्सा, जब ये दांत होता है और ये वाला हिस्सा, तो आपकी जीभ इस वाले हिस्से पर टच होके अंदर की तरफ मुड़ती है र बोलने में, ठीक है। अगर नहीं मुड़ती है तो मोड़ना है अब र बोलने के लिए, ठीक है। तो जब ये अंदर इस तरह से, तो इसे क्या कहते हैं हम कि ये दंत मूल से यानी मसूड़े से अंदर की तरफ लुढ़कती है, इसलिए लुढ़कने से इसको नाम क्या दे दिया? लुंठित वर्ण। हिंदी वर्णमाला में ये एक ही वर्ण है र, इस मतलब र वर्ण को ही हम इस तरह से बोलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है, तो हमेशा के लिए याद रखो कि वो कौन सा है, र है। अब ल की बात करते हैं। जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का जो अगला भाग होता है वो यहीं पे टच होता है, और जो हवा है वो एक प्रेशर से बाहर निकलती है जब हम बोलते हैं ल। और जब वो प्रेशर से बाहर निकलती है तो जो हमारी जीभ है, मतलब ये जो दोनों हिस्सा है, इसके इन दोनों हिस्से के साइड से पास से हवा होके गुजरती है। तो हवा पास से होके गुजरती है तो इसलिए इसको पार्श्विक कह दिया गया, वर्ण नाम दिया गया, पास से हवा का गुजरना यानी पार्श्विक। और इस प्रकार का वर्ण हमारी हिंदी वर्णमाला में भी एक ही है और वो है ल।
तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, पार्श्विक वर्ण कह देते हैं। तो ये अब आपको याद रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसे लिख सकते हो, इसकी परिभाषा, ये इनकी परिभाषा होती है, ये कहा जाता है। अब इस परिभाषा को अगर थोड़ा क्लिष्ट शब्दों में लिखकर कोई किताब आपको समझाए तो वह अलग बात है। मैंने आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाया है, क्योंकि परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता कि परिभाषा से आए, और अगर आएगा भी तो अब आप समझ जाओगे कि वो क्या कह रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इन दोनों वर्णों को अलग किया गया अर्ध स्वर से। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म, ठीक है, ऊष्म संघर्षी एक साथ नहीं है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। चलो इसके बारे में लिखो। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले, हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा पैदा करे, तथा ऊष्मा, ऊष्मा के साथ ब्रैकेट में गर्मी लिख लेना, तथा ऊष्मा पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के ये चार होते हैं, ये चार होते हैं। ये चार होते हैं, ठीक है। अब ये चार कौन कौन से हैं? ये श, श, स, ह। अब इनको आपको याद रखना है। सबसे पहले एक ध्यान रखना, जैसे हमने देखा था पंचमाक्षर की सबकी ध्वनि एक होती है, लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर उसकी ध्वनि अलग सुनाई देती है। वैसे ही इन तीनों की ध्वनि तो एक ही होती है, यानी जैसे हम श बोल रहे हैं, अब इनका उच्चारण स्थान अलग होता है। जब हम इसको बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, अर्थात जब हम तालु श बोलेंगे तो हमारी जीभ तालु के नीचे होनी चाहिए, यानी श। उसके बाद जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब मूर्धा क्या है? जिससे आप ट ठ बोलते हो, तो जैसे ही आप ट ठ बोलते हो वैसे ही अब आपको इस श का उच्चारण करना है, तो साउंड चेंज हो गया, ठीक है। ध्वनि जो सुनाई दे रही है वो परिवर्तित हुई। और ये जो स है ये दंत मूल यानी मसूड़ा, ठीक है, दांत से। तो जब हम इस स का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांत की नीचे की जड़ को छूती है। तो अभी तक आप जो याद करते हैं तो अलग अलग मैं देखती हूँ बच्चे बोलते हैं कि कोई कहता है बड़ा सा, कोई कहता है छोटा सा, इस तरह से, या कोई कहता है कि ये सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और ये सपेरा वाला सा। तो अब ऐसे याद मत करो। अब इसको कैसे याद करना है आपको? अब से याद रखना, आप कहेंगे तालु वाला श, और जैसे ही आप तालु कहेंगे आपको पता चल जाएगा उच्चारण कहाँ से करना है। तो तालु वाला श, मूर्धा वाला श, दंत मूल स। इस तरह से आपको तीनों का उच्चारण याद भी रहेगा और आपकी ध्वनि भी सही रहेगी। और इस तरह से आप याद कर सकते हैं, तालु श, मूर्धा श, दंत स, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। आता है हमारा वर्ण अगला ह।
हाँ, इसको हम कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र का मतलब क्या है? स्वर यंत्र का मतलब है जो हम, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो जिससे हम सांस लेते हैं यानी कंठ के भीतर वाला हिस्सा। तो जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो ह का उच्चारण हमारा नाभि से आता है। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा भार अगर हमें किसी वर्ण के उच्चारण में लगता है तो वो ह होता है। तो इसका उच्चारण स्थान या वर्ग अगर देखेंगे तो स्वर यंत्रीय कहते हैं। अब इसके लिए एक शब्द लिखो, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण, काकल्य का मतलब होता है वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ के भीतर से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? काकल्य कहते हैं। और काकल्य वर्ण भी हमारा क्या है? एक वर्ण है, ठीक है। और वो कौन सा है? ह। तो ये अब मुझे याद नहीं आ रहा ये किस परीक्षा में था, यूपी की परीक्षा में था या एमपी की परीक्षा में था। मेरे ख्याल से शायद यूपीएसआई की परीक्षा में आया था ये प्रश्न। पूछा था कि निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है, और ऑप्शन आपका दिया हुआ था क, ग, कुछ ऐसे ही करके, ह, ये सारे चीज थे। तो ह आपका उत्तर था कि काकल्य वर्ण ये होता है। तो इसे याद रखिएगा कि काकल्य वर्ण क्या है और कैसे इसको काकल्य वर्ण का नाम दिया गया है, क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के भीतर से होता है उन्हें कहते हैं काकल्य वर्ण, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे हमें इनके साथ जो हमने स्पर्श व्यंजन में अभी तक देखा, स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तो इनमें हमने 3 नाम और सीखे, लुंठित वर्ण, पार्श्विक वर्ण और काकल्य वर्ण। अब आपकी परीक्षा में अगर आ जाए और तीनों में एक एक ही वर्ण है, कोई दूसरा नहीं है, तो आराम से आप उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन हमारा क्या होता है? आपने इससे पहले एक शब्द और सुना था, संयुक्त स्वर, ठीक है। और अब हमें सुनने को मिल रहा है संयुक्त व्यंजन। तो दोनों में क्या अंतर है? संयुक्त स्वर जो स्वर में है और जो वर्ण व्यंजन में है वे संयुक्त व्यंजन में आएंगे। लिखो इसमें परिभाषा, इसके बारे में लिखो। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, ऑनलाइन में किसी छात्र ने लिखा है कि क्या ये परिभाषा सही है कि अत सत व्यंजन वे होते हैं जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में आते हैं। अत सत का मतलब होता है बीच में। कृपया बताओ मैम, सही है कि गलत? मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, मैंने पहली बार सुना है अत सत शब्द कोई है कि ऐसा दिया है। और बात ये है ना बेटा कि हमारे देश में इस तरह की स्थिति है कि जब कोई अपनी किताब, अपनी चीज़, अपनी विचारधारा जब प्रकट करना शुरू करता है तो वो ये सोचता है कि मैं कुछ अलग लेके जाऊं इसको, और मैं कुछ अलग लेके जाऊं तो वो अलग लेके जाने में ही बहुत सारे की चीज़ें अपनी किताब में प्रयोग करता है। और फिर जो कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ा बन जाता है तो तिल का ताड़ बन जाता है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऐसा ही होता है, जैसे कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं सच बता रही हूँ ईमानदारी से, मुझे नहीं पता आपने जो लिखा है कहाँ से पढ़ा है, किस किताब से पढ़ा है इस शब्द को, मैंने इससे पहले नहीं देखा, मैंने आपके कमेंट्स में देखा है पहली बार इसे। अब एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसे देखा है कैसे चीज़ें बदलती हैं। आपने देखा होगा कि एक तो टाइपिंग मिस्टेक, मुझे किसी छात्र ने प्रश्न भेजा, अब ये ऐसे टेस्ट बुक करके कोई आपका ऑनलाइन टेस्ट लेता होगा। आपको सबसे पहले तो ये जानकारी दे दूं कि इसमें कोई टीचर नहीं है, ये सब के सब इंजीनियर हैं, ठीक। ये जो मतलब IITN कर हो जाते हैं और फिर बाद में तो पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया अब इनको समझ में आ गया है कि एजुकेशन में आप टेस्ट दो और बहुत अच्छा पैसा आपको मिल जाएगा, मोटा। और जब ये टीचर नहीं है तो ये क्या जाने कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा गलत है। तो कुछ भी आधा अधूरा कुछ भी लिख के, ना तो इन पे हिंदी टाइपिंग आती, मेरे पास जितने बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं तो इसमें गलतियां बहुत होती हैं। तो एक शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लुत स्वर हमने पढ़ा था, तो प्लुत स्वर जो है वो संस्कृत के, मैंने आपको बता दिया। अब प्लुत के साथ अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे कर दें तो लुप्त भी आराम से लिखा जा सकता है। प्लुत शब्द से के शब्द वर्णों से लुप्त लिखा जा सकता है।
तो अब वो ऐसा हुआ, अभी तक तो ये पूछा जाता था कि निम्न में से प्लुत वर्ण कौन सा है, और प्रश्न आ गया कि लुप्त वर्ण कौन सा है। अब लुप्त वर्ण कौन सा है, उसमें रखा हुआ था री भी रखा हुआ है, अब स्वर में रखे हुए हैं 4। तो इसमें आंसर क्या दे रखा था, फिर री दे रखा था, क्योंकि किसी ने दिमाग लगाया कि कोई कह रहा है कि अब हम री को नहीं पढ़ेंगे तो ये लुप्त हो गया। हाँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि यार ये पढ़ाने वालों को सच में ही उल्टा करके इतना मारा जाए कि ये बताओ तुम जो चीज़ आज है ही नहीं अस्तित्व में, तो उसके बारे में क्या पढ़ाओगे। क्या आपको लगता है कि हम ये पढ़ें कि लुप्त प्रजाति कौन सी है, तो बात समझ में आती है। लुप्त वर्ण पढ़ने का मतलब क्या है, कोई बोल तो नहीं रहा है और उसका कोई ना तो उच्चारण हो रहा ना कुछ है, ये सारी चीज़। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने एकदम भाषा को पूरा बर्बाद कर रखा है। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि कुछ जो सर हैं अपने पढ़ाने में एक ट्रिक लाते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने आपको समझाया, संधि में हम जब पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि व्यंजन संधि को याद रखने के लिए मैं आपसे कहूँगी कि एक संतान वाला नियम है, एक मिसाइल वाला नियम है, और एक प्रेम वाला नियम है। तो ये मैंने ये जो शब्द प्रयोग किए हैं कि संतान नियम, प्रेम वाला नियम या मिसाइल वाला नियम, तो ये कोई आपकी पढ़ाई का हिस्सा थोड़ी है, ये आपकी पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखने के लिए बताया गया है। लेकिन कोई अगर मेरी क्लास देख रहा होगा मंदबुद्धि और उसको टेस्ट पेपर बनाना है, तो वो जो नियम होगा ना उसको कहेगा मिसाइल वाला नियम इनमें से कौन सा है, ये करके प्रश्न बना देगा। अब आप ढूंढते रहो किताबों में कि ये कहाँ से आ गया। तो ये इसी तरह की चीज़ें आई हैं आपकी। मैं सच बताऊं, मैंने पिछले 2 क्लास में तो सच कहूं कि अपना लेक्चर ही बदल दिया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि कल को मेरे जाने के बाद ये और नियम प्रसिद्ध हो जाए कि ये संतान वाला नियम। और अब संतान वाला नियम मैंने कैसे किया, 2 वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का जन्म देते हैं, तो मैंने वही किया, 2 व्यक्ति मिलकर एक संतान को जन्म देते हैं, है ये तो बस संतान वाला नियम हो गया। तो ये सच में ही दिमाग लगा देंगे। बिल्कुल सही बात कही है मैम ने, इसको तो संतान नियम नाम दे दो। मेरे फॉलोवर भी कर सकते हैं। मैं सच बताऊं, मुझे डर लगने लगा है इन सारी चीज़ों से। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि प्लीज़ ऐसी वाहियात चीज़ों को आगे मत बढ़ाना और ना इन सब चीज़ों पे देखना, ठीक है। तो खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैं इसकी परिभाषा लिखी है आप लोगों ने। जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, लिखकर निर्देशक चिन्ह लगाना और फिर लिखना। और ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आपके शब्द जो वर्तनी है वो शुद्ध होती हैं अशुद्ध होती हैं। पहले मुझको ये बताओ कि जो मैंने आपके सामने लिखा है ये व्यंजन है, वर्ण है, अक्षर है, क्या है? अक्षर है, पता चल गया। अगर मैं इनके नीचे हल लगा दूं तो ये क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। तो मैं इनके नीचे हल लगाने जा रही हूं। तो हल लगाने का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर से स्वर निकल गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे व्यंजन हैं ये 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं। ये जो हमारा छ बना, इसमें हमारा क और तालु श, ठीक है, सॉरी मूर्धन्य स, मूर्धन्य श हमारा लगा इसमें। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मैंने हल लगाया और यहाँ भी हल लगाया है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान देना, बहुत सारी किताबों में आपको ये ऐसे मिलेगा कि यह 2 वर्णों से मिलकर बना है, इस तरह से। इसमें और इसमें क्या अंतर है, समझ में आ रहा है आपको? इसमें अंतर बस इतना है कि अगर यहाँ पे हम हल लगा दें तो हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा, और जब हमने यहाँ नहीं लगाया तो मतलब जो यहाँ स्वर है वो यहाँ भी है, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं, देखो गलती नहीं होनी चाहिए, फिर मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पास ना बाद में डाउट लेके आए, इस बात को समझ लो। तो अब मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई इसमें अंतर नहीं है, आपको क्लियर है बिल्कुल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे लिखकर ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा कि 2 वर्णों से मिलकर, लेकिन यहाँ तो 3 वर्ण हो रहे हैं,
तो 3 वर्ण है। हमने लिखा है जो व्यंजन 2 व्यंजन से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर ये अ तो क्या है, स्वर है ना, तो ये 2 व्यंजन है, इन 2 व्यंजनों से मिलकर ये बन रहा है, तो इसलिए संयुक्त में आया है। तो बात समझ में आ गई। अब चाहे आपकी परीक्षा में ऐसे दिया हो ऊपर देकर, चाहे ऐसे दिया हो, आप आराम से समझ लेंगे, कोई आपको उलझन या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ गए? तो अब इसके बारे में लिखते हैं। जो हमारा त्र है, यह 2 वर्णों से मिलकर बना है, त और र। दोनों के नीचे ही हल लगाएंगे अब हम, क्योंकि स्वर का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा तालु श और र से मिलकर बन रहा है, और ये हमारा ज और य, ठीक है, पंचमाक्षर है च वर्ग का, इससे मिलकर बन रहा है। दोनों में लिख लीजिए। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि यह वाला वर्ण किससे मिलकर बन रहा है। कोई भी चारों में से कोई भी वर्ण उठाकर दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह वर्ण किससे मिलकर बन रहा है। लिख लिया? अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर। एक शब्द आता है आपकी परीक्षा में वर्तनी शुद्धिकरण के लिए, श्रृंगार। आप मुझे बताना, श्रृंगार ऐसे लिखेंगे या श्रृंगार ऐसे लिखेंगे? ए बी, ठीक है, पहला वाला सही है, तो ये दूसरा वाला कभी भी सही नहीं होता। लेकिन अगर आप गूगल बाबा के पास जाएंगे तो गूगल बाबा यही बताएगा, और फिर तो हम तो गलत सिद्ध हो जाएंगे। हाँ जी, क्षत्रिय छोड़ो ना, अभी पहले श्रृंगार की बात करो ना। क्षत्रिय में तो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये तो आधा लिखो पूरा लिखो जैसा लिखो, है ना। तो श्रृंगार शब्द की बात कर रहे हैं अभी हम, इस वाले की, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई कि दोनों में से कौन सा है। अब चलो मैं आपसे ये कहूँ कि ये तो श्रृंगार शब्द है, कोई और भी शब्द आ सकता है जो ऐसे बनता। कई बार श्रृंखला के लिए भी लिख देते हैं कुछ लोग, कई बार श्रृंग के लिए भी लिख देते हैं। श्रृंग मतलब सींग, ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है। तो एक बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि कभी भी ये शब्द नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? इसको फिर से लिखती हूँ, बगल में लिख लेना, यहाँ पर आप साइड कर लो और यहाँ पर लिख लो। जब भी आपको किसी भी शब्द में अगर ये दिखाई दे तो सदैव काट देना, ये कभी नहीं होगा, सॉरी ये वाला, ये स्थिति, ये दोनों, इसको सदैव काट देना। सही क्या होगा? या तो ये ऐसे होगा, ठीक है, और या तो ये ऐसे होगा, ये सही होगा और ये सही होगा। ये रूप कभी भी किसी भी स्थिति में सही नहीं होगा, ठीक है। अब इसको ये समझ लो कि इसका मतलब क्या हो गया। इसको अगर हम खोल के लिखें तो इसका मतलब ये हो गया कि तालु श, इसके बाद र, और इसके बाद जो स्वर है वो है री, ये युग्म है, ठीक। अब आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि व्यंजन में से वह व्यंजन कौन सा है जिस व्यंजन में री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। तो आपका उत्तर क्या होता है? र, ठीक है। यानी र का प्रयोग, र के साथ सारे स्वर लगते हैं, 13 के 13 में से 12 स्वर लगते हैं, लेकिन एक स्वर नहीं लगता, और वो स्वर कौन सा है? री। जब ये लगता ही नहीं है तो इस वर्ण में कैसे आ सकता है? तो साफ तौर पे हमें पता चल गया कि ये तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता जब इससे प्रश्न भी बनता है। और चलो मान लो कि कोई कह दे कि नहीं, मैं तो रखूंगा, मैं तो लगाऊंगा, तो जो रखने की बात करे तो उससे कहना कि भाई तो फिर एक बात बताओ, इसका उच्चारण बता दो, क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे र, आप पढ़ोगे रा, आप पढ़ोगे री, आप पढ़ोगे री, आप पढ़ोगे रे, रय, रो, रऊ, ठीक है, ये सब पढ़ लोगे। इसका उच्चारण क्या करोगे वो बताओ। हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो जब उसका उच्चारण संभव नहीं होता, इसी वजह से यह वर्ण कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता। यानी ये युग्म
स्वर और व्यंजन का कहीं पर भी नहीं होता। तो जब ये कहीं पर नहीं होता तो यहाँ क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? और ये वो कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है इस बारे में, पढ़ा ही नहीं है उन्होंने। अगर पढ़ा होता, एक 12th तक की क्लास पढ़ लेते इंजीनियर साहब, तो ये सही तो कर देते। हम नहीं बना रहे ये गूगल बाबा को, इंजीनियर साहब बना रहे हैं हमारे। और वो इंजीनियर साहब जो अंग्रेजी ही जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, वही हिंदी के बारे में लिख रहे हैं सारी चीज़ें और बना रहे हैं। तो यही चीज़ है। खैर, हमारे हिंदुस्तान में तो बात है कि हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो इंजीनियर नहीं बनेंगे, तो गलती उनकी नहीं है, ये तो हमारे लोगों की गलती है ना, जो नहीं बनाने देते उनको हिंदी से इंजीनियर। ऐसा तो नहीं है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, आप लोगों को मेरी कमेंट समझ में आ जाती है या नहीं आती है समझ में? आप लोग हंसते भी नहीं हो यार, इतना खौफ रहता है आप लोगों को मेरा, क्या चीज़ है खौफ रहता? ज़्यादा डरावनी दिखती हूँ क्या? तो ये बात समझ में आ गई ना, ये सारी साइड में लिख लेना। तो इसी तरह से कभी भी आप इस तरह से आए तो उनको गलती मत करना। अब ये मैंने आपको समझा दिया। इस जो मैंने ये चीज़ आपको समझाई है, इसके बारे में नोट्स आपको वर्तनी में लिखा हुआ मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वर्ण है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ये हो गया, जिस तरह से ये नहीं बनता उसी तरह से हम त्र के बारे में भी लिख सकते हैं। या तो ये त्र होगा, सही होगा, या तो ये त्र सही होगा। कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी हमारा र आ रहा है, इसलिए ये बात। हालांकि इस तरह का तो कोई वर्ण देखने को हमें मिलता ही नहीं है, बट फिर भी आप दिमाग में रख लो कि ऐसा, क्योंकि कई बार परीक्षक महोदय ऐसा कर सकते हैं कि शब्द भी ना मिले ना तो वर्ण का युग्म बना के आपको दे सकते हैं जानकारी के लिए। ठीक है, जानने के लिए। चलो, अब इसके बाद आप बताओ, आप क्या कह रहे थे क्षत्रिय वाली चीज में? वर्तनी के लिए बोल रहे, त्र के लिए ना? चलो कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना अगर नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे बढ़े। अब देखो, इसमें एक दो पॉइंट और हैं, उनको हम तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एक टॉपिक शब्दकोश में वर्णों का स्थान। उस समय हम एक बार इनको फिर से पढ़ेंगे। बस आपको याद क्या रखना है, श्र जो है उसमें कौन कौन सा है, छ में कौन कौन सा है, त्र में कौन सा है और ग में कौन सा है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारा क्या कहता है? उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसे हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ट वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है। रेखांकित करके याद कर लीजिए, परीक्षा में आ सकता है कि उत्क्षिप्त वर्ग किसे कहते हैं। ऑप्शन में आपको दे दिया अगर, तो ट वर्ग हमारा उत्क्षिप्त वर्ग भी कहलाता है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है और मूर्धन्य इनका वर्ग है। नोट दिया हुआ है। ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत भाषा में नहीं होते, ये बात याद रखना। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई? इससे हमें ये बात समझ में आती है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होंगे उनमें हमें ये इनके नीचे बिंदी नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम देखें, शब्द अगर हम लिखते हैं निडर, तो क्या आप निडर के नीचे बिंदी लगाते हैं? नहीं लगाते। तो जिसके नीचे बिंदी लगेगी, तो इससे आपको ये भी पहचान हो जाती है कि जब किसी शब्द के नीचे बिंदी लगी हुई है, अगर ऐसे ड और ढ के नीचे, तो वो हमारे हिंदी के ही शब्द हैं। तो अब इसमें आपको पहचान होगी आगे। अब इनके बारे में बात करते हैं, इनके उच्चारण के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इनमें अंतर क्या होता है, किन किन में। एक ये और एक ये, और उसके बाद जो हमारे नवनिर्मित आए हैं वर्ण, ये इनकी ध्वनि में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कैसे ये अंतर आपको समझ में आएगा जब आप इनका उच्चारण करोगे। ये ड और ये ढ, ठीक है, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, यानी इसे बोलेंगे ड और ये ढ, और ये ड़ और ढ थोड़ा सा, और ये अड़ा भी नहीं है। एक और ध्यान रखिएगा, एक ये हमारा पंचमाक्षर है,
इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसकी बिंदी इसकी बगल में होती है और इसकी बिंदी नीचे होती है, तो ये आपको दिखाई देगा। तो अब अगर हम हल लगाएंगे, हल नहीं लगाते इसके नीचे, बस ऐसे ही समझ लो। अब यहाँ पर इसकी बिंदी बगल में होती है, तो ये पंचमाक्षर है, तो इसका ड़ उच्चारण होता है अनुनासिक, गले से नाक में, नाक से मुंह में। लेकिन यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं ये ढ़ आ रहा है, इसका सही उच्चारण जब आप पकड़ पाएंगे तो वो आप शब्दों के बीच में पढ़ पाएंगे। जैसे इससे आपने बोला ड से डमरू, तो उच्चारण करो डमरू, तो जब आप बोलते हो डमरू तो ड आप बोल रहे हो, और इससे ढक्कन, ढक्कन जब बोलते हो तो ढ, सही उच्चारण ले लो यहाँ पे। अब ये जो है इसको आप लिखते हो, जब वो लिख रहा है आपने, जैसे मान लो शब्द लिखते हैं सड़क, अब इसको देखो सड़, ड़ जो आप ले रहे हो ये इसका उच्चारण सड़क। आप अगर इसको ड ही बोलोगे जैसा डमरू तो सड़क होना चाहिए था, लेकिन आप सड़क नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सड़क। तो इसका उच्चारण मतलब जो इसकी ध्वनि है वो आप पहचान पा रहे हैं। और इसी तरह से जब हम इसके लिए कोई शब्द लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं पढ़ना, तो पढ़ ढ़, अब ढक्कन ढ वहाँ और ये पढ़, तो अंतर आपको समझ में आ रहा है। तो बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों के उच्चारण में, इसीलिए हमारे ये नए वर्ण हैं, समझ गए। तो इस तरह से हमें याद रखना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्णों का जो उच्चारण है हमें अकेले समझ में नहीं आता, लेकिन शब्द के बीच में हम उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसका उच्चारण हमें वैसे ही करना है, तो ध्यान देना। अब जैसे कल मुझसे एक छात्र ने पूछा था कि छोटे बच्चों को कैसे समझाएं इस चीज़ को, तो अब मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप भी अपने घर पे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या ऑनलाइन में भी हमारे कोई छात्र या कोई पेरेंट्स हो सकते हैं कि जो छोटे बच्चों के लिए ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जो हमारा छोटा बच्चा है, यानी 5th क्लास तक का जो बच्चा है, आप उसको ये ध्वनियाँ और ये सारी चीज़ इनके बारे में मत बताना, क्योंकि बच्चा जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसे नहीं समझे। अब उसके लिए क्या करना है, उसे आपको शब्दों का उच्चारण सही करने की कोशिश करवानी है, मतलब रटाना है उसको। कि जैसे अगर हमने लिखा, अगर वो इसको सड़क बोल रहा है तो उसको सड़क नहीं, उसको बोलो कि सड़क, सड़क, अच्छे से उसको उस शब्द का उच्चारण करवाओ। जब बच्चा अपने आप 8th क्लास में पहुंचेगा, उसके बाद उसको अपने आप ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी जब वो इन चीज़ों को पढ़ेगा। तो छोटी क्लास के बच्चों को अगर पढ़ाना है आपको, तो उसमें आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी उन्हें सिर्फ सही ध्वनि सिखाएं, ये मत बताएं कि कैसे होता है, कहाँ से आया, क्या नहीं है, फिर वो नहीं समझ पाएगा। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट हम इसे करेंगे, ये तो हमारा हो गया, आज इतना करेंगे हम अघोष व्यंजन वाला जो करेंगे, यानी घोषत्व के आधार पर, तो उसके बाद फिर हम कल करेंगे क्लास में। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों के वर्गीकरण में हमारा होता है, जो हम व्यंजन पढ़ते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण, जैसे स्वर का किया तो वैसे ही व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का मतलब क्या हो गया, तो घोषत्व का मतलब हम कह सकते हैं कि स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। जो स्वर यंत्र जिससे हम सांस ले रहे हैं उसी को हम, यानी हम श्वसन तंत्र अगर कहें तो श्वसन तंत्र में जब कंपन होता है, जब हम बोलते हैं तो किसी में कंपन कम होता है और किसी में कंपन ज़्यादा होता है, तो उस कंपन के आधार पर हमने व्यंजनों को बांट लिया है, और उस आधार पर हम व्यंजन को 2 भागों में बांटते हैं, अघोष और सघोष। तो अघोष व्यंजन क्या होते हैं, लिखिए यहाँ पर, पहले हम लिखते हैं उसके बाद इसको समझेंगे, याद करेंगे। लिखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता, स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं।
क्या लिखा आपने? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उदाहरण में लिखो, जैसे हर वर्ग का, पहले लिख लो उसके बाद मैं समझाऊंगी। हर वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण, और इसमें तालु श, मूर्धा श और दंत श। ठीक है, अब आइए सघोष पर। सघोष को हम भूघोष के नाम से भी जानते हैं। लिखो, सघोष में लिखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। इन्हें घोष व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें घोष व्यंजन भी कहा जाता है। हर वर्ग का, जैसे में लिखो, इसका मतलब उदाहरण में कौन कौन से होता है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन और ह। देखो, यहाँ पे हमने तीसरा, चौथा, पांचवा लिख लिया, यहाँ पे प्रथम और द्वितीय लिख दिया, तो यहाँ तो पहला दूसरा कर लो, याद रखना, ठीक है। और अगर यहाँ पे तृतीय, चतुर्थ, पंचम कर सकते हैं, बात वही है। याद करोगे, रटोगे तो भूल जाओगे। इसका आप प्रैक्टिकल कर लो। आपके पास दो तरीके याद करने के। एक तो आपने ऐसे याद किया, अघोष व्यंजन का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों श कह सकते हैं हम यहाँ पर। और जब हम सघोष की बात करते हैं तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, और यहाँ से एक वर्ण बचा ह, वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सघोष। अब ऐसे याद करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, उलझन हो जाएगी कि कौन सा क्या था। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप प्रैक्टिकल कर लो। प्रैक्टिकल कैसे है? तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे? ये जो आपका कंठ है यहाँ पर, जो थोड़ा बाहर को उभरा रहता है, इस कंठ पर अपनी ये अंगूठा और उंगली बहुत हल्के से टच करना, बहुत हल्के से। ऐसा नहीं कि ऐसे पकड़ के कर लो फिर गला ही घुट जाए। बिल्कुल हल्के से, मतलब हवा आती जाती रहे। और आपको उच्चारण करना है क ख ग घ ड़। नहीं, सब में नहीं, अब मैं बताती हूँ, फिर से करना, पहले मैं बताती हूँ। जब आपने क खा बोला होगा तो कंपन आपको गले के अंदर लगा होगा, लेकिन जैसे ही आपने ग घ ड़ बोला होगा कंपन आपकी उंगली पर आ गया होगा। तो जब आप ऐसे, अब ऐसे नहीं आप बोले क ख ग, अरे आवाज निकलनी चाहिए जैसे मेरी आवाज निकल रही है, क ख ग घ ड़।
तो आपको ये अपने आप पता चलता होगा कि क ख में कंपन न के बराबर है और ग घ में कंपन आपकी उंगली में भी कंपन होने लगता है। नहीं, वो बात ये है ना कि अब अगर उसे बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलोगे तो आ जाएगा, एक नॉर्मल आपको आवाज लेनी है। अब आप धीरे धीरे बोलोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो। अब तरीके प्रैक्टिकल के ऐसे होते हैं, मैंने जो मात्रा बताई है उसका ध्यान रखना है। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ के देखोगे तो आपको हर चीज में कंपन नजर आएगा। मैंने कहा बिल्कुल हल्के से ऐसे टच करना, बिल्कुल हल्के से कि हवा आती जाती रहे उतने पे, तब आपको, हाँ अरे मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, वो एग्जामिनर मतलब सारे यहीं से नकल बना लेना, है ना, याद नहीं करना, समझना नहीं है। तो चलो, आप कहोगे ये अगर आपको नहीं समझ में आता, जिनको ये अच्छा लगता है वो इससे याद करें, जिनको ये अच्छा नहीं लगता तो चलो वो दूसरे तरीके से याद कर लो। एक सूत्र बना लो, अघोष 1 2 स, मतलब याद क्या करना है, अघोष 12 स, अघोष 12 स, इतना याद कर लेना। मतलब ये कि अघोष व्यंजन में पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और तीनों श, ये तो आपको पता है, तीनों आ गए तो तीनों में तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिख लो कोई भी, ठीक है। तो इस तरह से याद रहेगा। और इसके लिए बना लो सघोष 3 4 5 अंतस्थ ह, तो सघोष 345 अंतस्थ है, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। और वैसे याद न रहे तो ऐसे याद रख लेना। तो यानी तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ में य र ल व और ह आ गया हमारा, ठीक है। तो अब मान लो अगर ऐसे भी ना याद रहे तो इसको याद रखने का तीसरा तरीका, अगर ये लगे कि मैम ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया, याद भी नहीं रहेगा, तो बस इतना याद कर लो। और एक बात याद कर लो, क से लेकर ह तक यानी 33 व्यंजन, हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं, केवल 33 व्यंजन में कर रहे हैं जो परंपरागत से आए हैं। तो बस इतना याद रख लो कि अघोष हमारा 1200 है और जो बच गया वो सब कुछ क्या है, सघोष है। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप याद करो, अपना अपना चुनाव कर लो। मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिए। अब ये ध्यान रखना, पढ़ाने का काम है मेरा, याद करवाने का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक कदम आगे बढ़ के आपको ये काम कराती हूँ, तो इसलिए मुझे अपने सब्जेक्ट में पूरे अंक चाहिए, समझ गए ना। और दूसरे की मुझे नहीं पता कि और दूसरे में आपको क्या करना है। मैं ये भी गारंटी नहीं देती कि मैं आपको ऐसा ही बना दूंगी। मैं कैसे बना दूंगी, मैं तो हिंदी में आपको 40 में से 40 नंबर दिलवा दिए, मैथ में आपने नहीं करा 10 नंबर का भी, तो मैं कैसे बनवा दूंगी, समझ गए ना। तो मैं सिर्फ भाई अपने विषय की गारंटी ले सकती हूँ कि अपने विषय के लिए अगर मुझे आपको डंडा भी बजाना पड़ा तो मैं वो भी कर सकती हूँ कि जब परीक्षा आएगी तो 1 महीने के लिए यहीं पे आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास पूरी दिन रात लगा दूंगी कि हिंदी, फिर सोते हिंदी, जगते हिंदी, खाते हिंदी, पीते हिंदी, फिर आप हिंदी में तो कुछ भी करोगे, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन बिना मैथ्स, बिना रीजनिंग, बिना जीएस के आप कैसे सफल हो पाओगे, समझ रहे हो ना बात को। हाँ जी, क्या वही तो कह रही हूँ। तो मैं तो इतनी गारंटी ले सकती हूँ ना, तो इसलिए याद करो और बहुत सही तरीके से आप याद करेंगे अगर जो मैंने बताया है। मेरी क्लास के जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ, अगर मेरी इस क्लास का आपने 60% भी याद रख लिया तो 40 नंबर लाने से दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती, यानी 100% नंबर लाने से। अब किसी के 40 होंगे, किसी के 70 होंगे, किसी के 100 होंगे, तो अलग अलग है, पर आपके पूरे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपको देखना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, छुट्टी।